नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने यूपीडब्ल्यूएससी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश विकास एवं समाज से महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला स्टार्ट करी है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 7 पार्ट जो है देखे हैं इसके। आज हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हुए आज इसका 8वां पार्ट करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 25 प्रश्न होंगे और आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का वीडियो ग्रामीण परिवेश विकास एवं समाज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, देश के कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है, दूसरा स्थान किस वर्ग की फसलों का है। तो इसमें एक पॉइंट जो कि इस प्रश्न में दिया गया है कि देश में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जो है खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है अपने देश में कृषि क्षेत्र में। प्रश्न में पूछ रहा है कि दूसरा स्थान किस वर्ग की फसलों का है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। ए ऑप्शन है दलहनी फसलों का, बी ऑप्शन है तिलहनी फसलों का, सी ऑप्शन है फलों के अधीन क्षेत्र, डी ऑप्शन है गन्ने के अधीन क्षेत्र। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा तिलहनी फसलों का। दोस्तों, देश में कृषि क्षेत्र, जैसा कि हमें पता है प्रश्न में दिया है कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा स्थान जो है तिलहनी फसलों का होता है। तिलहनी फसल उन फसलों को कहते हैं सामान्य तौर पर जिनसे हम लोगों को वनस्पति तेल मिलता है या वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। इसमें अगर हम मुख्य रूप से फसलों की बात करें तो प्रमुख जो फसल हैं वह जैसे कि सरसों की फसल हो गई, मूंगफली, सोया, सूरजमुखी, तिल आदि यह जो है कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर कि जो भारत में जो तिलहनों के उपज बढ़ाने के लिए एक क्रांति स्टार्ट करी गई थी। क्रांति की जो है क्रांति का प्रारंभ हुआ था। उस क्रांति का क्या नाम है, कभी कभी पूछ सकते हैं, तो उसे कहते हैं पीत क्रांति या पीली क्रांति। तो यह चीज़ भी ध्यान रखिएगा, पीली क्रांति पूछे तो तिलहनी फसलों से संबंधित है और दूसरे नंबर पर वो जो है उत्पादन में तिलहनी फसलें आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन है किसानों को बिजनेस स्किल्स से लेस करना, बी ऑप्शन है उत्पादकता बढ़ाना, सी ऑप्शन है पशुपालन को कम करना, डी ऑप्शन है बीज भंडारण करना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों को बिजनेस स्किल्स से लेस करना जो है एग्री उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 1965 में, बी ऑप्शन है 1975 में, सी ऑप्शन है 1980 में और डी ऑप्शन है 1991 में। दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1965 में। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। दोस्तों, फसलों के एमएसपी तय करने में जो मुख्य आधार होता है वह इसी आयोग का जो है होता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है डॉक्टर आर गॉडगिल, बी ऑप्शन है डॉक्टर विलियम गॉड, सी ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डी ऑप्शन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो हैं इनको जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। एक प्रश्न यहाँ से एक और बन सकता है, वह यह है कि विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि विश्व में जो है इसका श्रेय दिया जाता है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जो कि सी ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन भारत में अगर पूछे तो वो हो जाएंगे डॉक्टर स्वामीनाथन। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, दोस्तों याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1966-67 में। ठीक है, कब की गई थी, 1966-1967 में। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 1966 और 1967 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था। ए ऑप्शन है फरवरी 2004 में, बी ऑप्शन है अप्रैल 2004 में, सी ऑप्शन है सितंबर 2004 में या डी ऑप्शन है नवंबर 2004 में। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नवंबर 2004 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का
गठन किया गया था। ठीक है, अब इस राष्ट्रीय किसान आयोग जो है इसको हम लोग जान लेते हैं। जो नवंबर 2004 में इसका जो गठन किया गया था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नोट कर लीजिए, इसकी अध्यक्षता की थी MS स्वामीनाथन ने, और इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थापित है। इसमें क्या है कि किसान आयोग अपने अनुसार जो है पैदावार की लागत तय करता है, फिर उसके आधार पर मुनाफा निर्धारण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है? ए ऑप्शन है ज्वार, बी ऑप्शन है मक्का, सी ऑप्शन है धान, डी ऑप्शन है गेहूं। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है वह है गेहूं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं सही आंसर हो जाएगा इसमें। दोस्तों, अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत के संदर्भ में अगर जो प्रश्न पूछे कि महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल भारत की कौन सा है, तो वहाँ पर हो जाएगा चावल। और यूपी के संदर्भ में अगर जो बात करें तो उसकी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है गेहूं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबके लिए आवास मिशन 2022 का प्रमुख लक्ष्य कौन सा है? ए ऑप्शन है सबको आवास उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन है सस्ता ऋण मुहैया कराना, सी ऑप्शन है पुराने घरों का विस्तार करना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबके लिए आवास मिशन 2022 का प्रमुख लक्ष्य है कि सबको आवास उपलब्ध कराना। ठीक है, इसमें जो क्या है, आवास उपलब्ध कराने, सस्ता ऋण मुहैया कराना, मकानों में शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, पीने का पानी और बिजली के कनेक्शन देने का भी प्रावधान है। एक महत्वपूर्ण बात जो इसमें बनती है कि इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? तो याद रखिएगा, इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। तो ए ऑप्शन देखते हैं प्रथम, बी ऑप्शन द्वितीय, सी ऑप्शन तृतीय, डी ऑप्शन चतुर्थ। तो जनसंख्या की दृष्टि से सभी को पता है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है, चौथे नंबर पर आता है। इससे पहले राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे जैसे कि यूपी बताई दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा? जो हरित क्रांति हुई थी उसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है चावल के उत्पादन पर, बी ऑप्शन गेहूं के उत्पादन पर, सी ऑप्शन है मक्का के उत्पादन पर और डी ऑप्शन है ज्वार के उत्पादन पर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं के उत्पादन पर हरित क्रांति का सबसे मतलब अधिक जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है? निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है विवादित ग्राम से, बी ऑप्शन है सड़क निर्माण से, सी ऑप्शन है ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे मलमूत्र के स्वच्छ निस्तारण से, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्मल ग्राम योजना का संबंध बताना है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे मलमूत्र के स्वच्छ निस्तारण से। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान का शुभंकर कौन है? तो ए ऑप्शन है दौड़ता हुआ शेर, बी ऑप्शन है झाड़ू, सी ऑप्शन है चश्मा और डी ऑप्शन है सिर पर मैला ढोती महिला। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने देखा होगा जब प्रमुख ऑफिशियल भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है उन पर जाएंगे आप, तो वहाँ पर एक साइड में जो है चश्मा बना रहता है। ठीक है, तो वह स्वच्छ भारत अभियान का शुभंकर है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है बाराबंकी, सी ऑप्शन है बस्ती और डी ऑप्शन है सीतापुर। दोस्तों, जो देवा शरीफ मेला है यह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में संपन्न होता है या लगता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाराबंकी। बाराबंकी में देवा शरीफ मेला प्रतिवर्ष लगता है। और या इसके बारे में जान लेते हैं देवा शरीफ मेला किसके लिए लगता है। तो यह जो है हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है, वहाँ प्रतिवर्ष यह मेला लगता है। अगला प्रश्न है, राज्य में किस स्थान पर बेगम समरू द्वारा एक प्रसिद्ध चर्च बनवाया गया था? ए ऑप्शन है गढ़मुक्तेश्वर, बी ऑप्शन है सरधना, सी ऑप्शन है वृंदावन और डी ऑप्शन है अयोध्या। दोस्तों,
इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सरधना जो है, यहाँ बेगम समरू द्वारा एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। देखिए, बिहार दिया हुआ है, उत्तराखंड दिया हुआ है, मध्य प्रदेश दिया हुआ है और हिमाचल प्रदेश दिया गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, बिहार में भी और उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, चारों में जो है महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% के आरक्षण को वैध किया गया। और बिहार की बात करें तो 2006 में बिहार राज्य में यह लागू हुआ था और वर्ष 2009 में सभी राज्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड। ठीक है, इन सभी राज्यों के नाम हमने यहाँ पर बोल दिए हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में वह चित्रकार कौन था जो मानव कृति एवं छवि चित्र बनाने में माहिर था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है मंसूर, बी ऑप्शन है बिशनदास, सी ऑप्शन है बसावन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिशनदास जो थे वह जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार थे जो मानव की कृति एवं छवि चित्र बनाने में माहिर थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1946 में ललित मोहन सेन ने ग्राफिक विद्या की शुरुआत कहाँ की थी? ए ऑप्शन है लखनऊ में, बी ऑप्शन है वाराणसी में, सी ऑप्शन है कानपुर में और डी ऑप्शन है गोरखपुर में। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में 1946 में ललित मोहन सेन द्वारा जो है ग्राफिक विद्या की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, ये जो ललित मोहन सेन है ये 1945 में लंदन में रॉयल अकादमी शैली में प्रशिक्षण लेकर तब जो है लखनऊ में 1946 में इन्होंने यह जो है विद्या कला जो है आरंभ करी थी। अगला प्रश्न है, भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है विकास के लिए, मतलब किसके विकास के लिए भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है? ए ऑप्शन है निर्यात उद्योगों का, बी ऑप्शन है लघु उद्योगों का, सी ऑप्शन है पिछड़े क्षेत्र एवं पहाड़ी उद्योगों का या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्यात उद्योगों का। भारत में जो है निर्यात उद्योगों के विकास तथा संवर्धन के लिए दोस्तों याद रखिएगा 1 जुलाई सन 1999 में, ठीक है, सन 1999 में 1 जुलाई सन 1999 में सभी निर्यात प्रसंस्करण जो है क्षेत्रों को चीन की तर्ज पर मुक्त व्यापार क्षेत्रों में बदल दिया गया था। ठीक है, और बात करें कि देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है वह जो है जयपुर के निकट सीतापुर में खोला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सरसों की खेती किस फसल के साथ मिश्रित रूप से की जाती है? ए ऑप्शन है मटर, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है जौ और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। दोस्तों, सरसों के साथ जो है मटर की भी, गेहूं की भी और जौ की भी, तीनों की खेती की जाती है मिश्रित रूप से। जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने बताया, पिछले 4-5 प्रश्नों को छोड़ के देखिएगा तो बताया कि सरसों की खेती जो है वह किस प्रकार की खेती है। हमने बताया था यह जो है तिलहनी फसल है और रबी की प्रमुख फसल है ये। ठीक है, रबी के सीजन में ये तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं मटर, गेहूं, जौ, ये भी रबी के प्रमुख फसल हैं और सरसों भी जो है रबी की प्रमुख फसल है और तिलहनी फसल के अंतर्गत यह आती है। इसका भारत की अर्थव्यवस्था में एक विशेष स्थान है। अगला प्रश्न है, माल्टा का उत्पादन होता है ए ऑप्शन मेरठ में, बी ऑप्शन वाराणसी में, सी ऑप्शन सहारनपुर में और डी ऑप्शन इन सभी में। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। माल्टा दोस्तों जो है एक प्रकार की नींबू वर्गीय फल है, किस्म है नींबू की, माल्टा, यह याद रखिएगा। नींबू यहाँ पे लिख लीजिए, नींबू की एक प्रकार है फसल का। तो यह जो है मेरठ में भी, वाराणसी में भी और सहारनपुर, तीनों जगहों पर
इनका उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, जहां देवी नौचंदी का मंदिर है और बड़े मियाँ की मजार स्थित है। प्रतिवर्ष लगता है, कहाँ लगता है वह स्थान हम लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है आगरा में, बी ऑप्शन है बुलंदशहर में, और सी ऑप्शन है मेरठ में, और डी ऑप्शन है सहारनपुर में। दोस्तों, जो ये प्रसिद्ध नौचंदी मेला है या यूपी पीसीएस के कई बार उसमें एग्जामों में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण मेला है और यह जो है प्रत्येक वर्ष मेरठ में लगता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। ध्यान रखिएगा, यह जो है 2 चीज़ों के लिए, जहाँ नौचंदी देवी नौचंदी का मंदिर है और बड़े मियाँ की मजार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था। ए ऑप्शन है वर्ष 1972 में, बी ऑप्शन है वर्ष 1975 में, सी ऑप्शन है वर्ष 1990 में, और डी ऑप्शन है वर्ष 2001 में। दोस्तों, जो बेसिक शिक्षा परिषद है उत्तर प्रदेश का, इसका गठन 1972 में किया गया था, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है। ए ऑप्शन है राज्य उत्पाद कर, बी ऑप्शन है स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क, सी ऑप्शन है भू राजस्व, डी ऑप्शन है व्यापार कर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार कर जो है उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है। इसकी हिस्सेदारी पूछें, अगर इसका योगदान पूछें व्यापार कर का, तो सबसे ज़्यादा इसका योगदान है 57%। और अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति जो है यूपी में कहाँ से होती है या किस जिले से होती है, तो ध्यान रखिएगा वह जिला है गाजियाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, उन विकल्पों में एक तरफ विश्वविद्यालय का नाम, दूसरी तरफ उनकी संख्या क्या है वह दी हुई है, तो इनमें हमको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। देखते हैं, ए में दिया हुआ है कृषि विश्वविद्यालय, सामने दी हुई है उनकी संख्या 4। बी में दिया हुआ है चिकित्सा विश्वविद्यालय, सामने उनकी संख्या दी हुई है 7। और सी में दिया हुआ है केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसमें उनकी संख्या दी हुई है 6। और डी में दिया हुआ है तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसमें उनकी संख्या दी हुई है 2। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। दोस्तों, यूपी में कृषि विश्वविद्यालय देखा जाए तो बिल्कुल सही है, 4 हैं, तो ए तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बी में देखा जाए चिकित्सा विश्वविद्यालय 7 हैं, इसके बारे में अभी हम देखते हैं, तब तक के लिए आगे का जो है वो देख लेते हैं ऑप्शन। फिर सी में दिया हुआ है केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। डी में तकनीकी विश्वविद्यालय 2 दिए हुए हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारे 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ए, सी और डी। लेकिन इसमें जो सही मिलान नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी का। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चिकित्सा विश्वविद्यालय 7 नहीं है, चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं, ध्यान रखिएगा, केवल 4 चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं। इसलिए इसका प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में भी सही सुमेलित नहीं है, या बताना है कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है, सही मिलान नहीं है। देखते हैं, ए में दिया हुआ है बिहू, उसके सामने प्रदेश का नाम असम। इसी प्रकार से बी में दिया हुआ है ओणम, आंध्र प्रदेश। सी में पोंगल, तमिलनाडु। डी में बैसाखी, पंजाब। तो बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं। दोस्तों, बिहू जो है, बिहू ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, या असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है, बिल्कुल सही है। पोंगल जो है यह तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है, यह भी बिल्कुल सही है। बैसाखी जो है पंजाब में मनाया जाता है त्यौहार, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये ओणम है, ये जो है आंध्र प्रदेश में ना मनाकर इसे केरल में मनाया जाता है, या केरल का एक जो है विशिष्ट त्यौहार है जो फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें इसमें बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं बताना था। तो इसमें जो ओणम है वह आंध्र प्रदेश में ना मनाकर या केरल में मनाया जाता है, या केरल का विशिष्ट त्यौहार है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवाब वाजिद अली शाह ने किस नाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की। ए ऑप्शन है अख्तरपिया, बी ऑप्शन है सनदपिया, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ठुमरी की उत्पत्ति जो है लखनऊ के नवाब जो वाजिद अली शाह थे उनके दरबार से मानी जाती है। जबकि कुछ लोगों का मानना है या कहना है कि उन्होंने इसे मात्र केवल प्रत्यय दिया था अपने दरबार में और ठुमरी गायन नई ऊंचाइयों तक इन्होंने जो है पहुँचाया था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अख्तर पिया जो है बंदिशें इन्होंने ठुमरी की बंदिशें जो है तैयार की थी नवाब वाजिद अली शाह ने। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण इस सीरीज के 25 प्रश्न यहाँ पर रहे। जैसे आप अगर जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आप लोग जान गए होंगे कि कितने अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर आप लोग को देखने को मिले और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।